बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करने की हमने पहले कोशिश की, इसमें मेथड से कई तरीके से लग सकता है। एक मेथड से कोशिश की इसमें एक्स इंटू वी फंक्शन मान के करते हैं, और उससे तो कैलकुलेशन इतना ज़्यादा हैवी हो गया कि हमको वहाँ से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता। तो हम इसको फिर दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। उसमें भी आप कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, और मेथड जो है वो ठीक है, आप उसमें आराम से यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती हो तो उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा, लेकिन मेथड ठीक रहेगा अपना। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो फिर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको प्रॉब्लम खासतौर से पर्टिकुलर इंटीग्रल में ही इसमें होगी, फिर भी हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए बहुत शॉर्ट में इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें जो भी y का कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है, वहाँ पर d की जगह पर m पुट कर देते हैं, यानी एम स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 2 इजिकल टू 0। ये क्वेश्चन जो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। आप ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन बहुत लेंथी है, इसलिए आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट इसको कर लें, जिन्होंने पूछा है उसको वो देख लें इसको। तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेंगे, तो जो कि फैक्टर भी आप आसानी से कर सके होंगे, m+1 और m+ का 2 इजिकल टू 0। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, हालांकि हम डायरेक्ट नहीं बताया करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और m की वैल्यू यहाँ पर -1 और -2 आ जाएगी। m के इस वैल्यू को देख के हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख देंगे, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज़ इक्वल टू, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा c1 e⁻x और प्लस c2 e⁻−2x। जो भी m की वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पर रख दी, यानी -1 और -2, और e की पावर में इसको हमने रखा है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल और आ जाएगा, तो हम इसको ऐड करके y के बराबर रख देंगे, जो इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालते हैं मालूम ही है, 1/, में कर देते हैं y का कोफिशिएंट जो भी होगा d स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2, और राइट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में था एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ये था। तो इसमें जिस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे वो देख लिए कि हम लोग जानते हैं कि e⁻ जो ix होता है, यूलर फार्मूला से इसकी वैल्यू cos x प्लस का i sin x होती है। तो हमारा चूँकि ये cos x है, तो अगर हम इसका रियल पार्ट कलेक्ट करें e⁻ix का, तो वो हो जाएगा cos x, और हम यहाँ पर इसको हटा के इसकी जगह पर e⁻ix यूज़ करेंगे, और इसमें इसका लिखेंगे रियल पार्ट। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं रियल पार्ट, तो इस वजह से लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 1/, जो भी वैल्यू उसमें लिख लीजिए, d स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो लिख दें, cos x यहाँ पर e⁻ix कर दें, और इसमें इसका रियल पार्ट जब कलेक्ट करेंगे तो इतना ही हमको मिल जाएगा, क्योंकि अगर इसको इतना लिखेंगे cos x प्लस i sin x यहाँ पर इसकी जगह पर, और उसका जब रियल पार्ट कलेक्ट करेंगे तो फिर ये ही हमको मिलेगा। तो इसलिए इसको हमें सॉल्व करना इसके मुकाबले में आसान रहेगा, क्योंकि इसके लिए हमें जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वो ये यहाँ पर लिख देते हैं। 1/, कोई भी d का फंक्शन हो, e⁻ax इंटू v, कोई भी फंक्शन हो x का, तो आप क्या करेंगे e⁻ax को पहले यहाँ लिखेंगे 1/, जहाँ पर d होगा x का कोफिशिएंट, x e की पावर में जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको d प्लस करके लिख देंगे, यानी d प्लस a हो जाएगा। और ये v जो x का फंक्शन होगा, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और ये 1/fd प्लस a इज़ ए ऑपरेटर विच इज़ ऑपरेट ऑन दी v। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अब अप्लाई भी करते हैं। तो अभी रियल पार्ट चलता रहेगा, रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ जो भी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू इनको निकालें। इस फार्मूले को जब यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं तो e⁻ix को शुरू में आ जाएगा, तो 1/, में d की जगह पर जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर d प्लस कर देंगे x e की पावर में x का जो कोफिशिएंट i उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 3 टाइम्स हो जाएगा d प्लस i,
और प्लस बाकी चीज़ें वैसे लिख दीजिए और यहाँ पर होगा ओनली वी मतलब एक्स स्क्वायर। अभी चूँकि ये पॉलिनोमियल है, सॉरी हाँ पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर इसको बाइनोमियल बना लेंगे इस ऑपरेटर को। तो ये पॉलिनोमियल होता है तब इससे बाइनोमियल बना लेते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ इस पूरी वैल्यू का कलेक्ट करना होगा e⁻IX। फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने दें। जैसे होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस ये दोनों क्वांटिटी का इंटू का टेस्ट 2ID हो जाएगा। इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D प्लस आ जाएगा 3D प्लस का 3I और प्लस का यहाँ पर 2 है और ये ऑपरेटर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आई स्क्वायर इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होती है। रियल पार्ट ऑफ e⁻IX 1/D स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर देंगे और प्लस का 2ID प्लस 3D और प्लस का 3I। भी सिर्फ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी है। हम यहाँ पर चाहेंगे कि एक्स की जो डी की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए ताकि हमें बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकें यहाँ पर। तो डी जो सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखिए 2 में से 1 माइनस होगा, प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 3 है। इसमें डी मौजूद नहीं है, उस टर्म को हमने लिख दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब जिन दोनों टर्म में डी आ रहा है उसमें डी कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 बचेगा और प्लस का 2y, ये डी का कोएफिशिएंट हो गया और डी स्क्वायर का एक ही टर्म है वो यहाँ पर हमने लिख दिया, डी स्क्वायर का टर्म। एक्स स्क्वायर पर ये पूरा ऑपरेटर ऑपरेट होना है। अब चूँकि यहाँ पर जैसे पहले बताया बाइनोमियल अप्लाई होना है तो जो कांस्टेंट वाला टर्म यानी जो भी यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है उसको 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए इस पूरे को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे। रियल पार्ट ऑफ ये लिखते रहेंगे ऐसे शुरुआत से, बाद में जाके इसे सॉल्व करना होगा। तो इसको यहाँ पर जब बाहर लेंगे यानी 1 + 3i, तो यहाँ पर तो ये है मौजूद, तो इस बाहर लेने का मतलब डिवाइड करना। जब डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा और इसमें तो है नहीं तो अपान में आ जाएगा ये 3 + 2i और अपान में आ जाएगा 1 प्लस का 3i डी और ऐसे यहाँ पर भी इसके अपान में आ जाएगा 1 प्लस का 3i। और इन दोनों टर्म को 1 को छोड़ के पूरे को एक टर्म मान लेंगे और इसको तो इस तरीके से 2 टर्म हो जाएंगे यानी बाइनोमियल हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, अभी तो पावर इसकी 1 है नहीं लिखी तो ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ e⁻IX 1 में चल ही रहा 1 प्लस का 3i और हम इस पूरे ब्रैकेट को ऊपर ले जा रहे हैं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। 1 प्लस का 3 + 2i अपान 1 प्लस 3i को एक ही ब्रैकेट में कर दिया, इसमें डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का डी स्क्वायर अपान 1 प्लस का 3i, ये भी एक टर्म इसको मान सकते हैं। और इस पूरे ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट बंद किया ताकि इसको पूरा एक टर्म माना और होल पावर इसकी हो जाएगी -1 एक्स स्क्वायर पर ये पूरा ऑपरेटर ऑपरेट होना है। यहाँ पर इसको कंसीडर करें, इस पूरे को x समझ लें तो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल थ्योरम से 1 + nx + nn-1 अपान फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, यहाँ तो फैक्टोरियल 1 होता है ना, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो इसे छोड़ सकते हैं लिखना और ये फैक्टोरियल 2 होगा एक्स स्क्वायर। हमें चूँकि ज़्यादा टर्म लिखना नहीं होंगे इसलिए एंड सो ऑन करके यहाँ पर भी हम छोड़ दे रहे हैं। ज़्यादा टर्म इसलिए नहीं लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो है मैक्सिमम है 2 और जब इसका 2 बार डिफ्रेंसीशन होगा तो ये सब ऑपरेटर डी हैं। डी स्क्वायर का मतलब डी 2 बार ऑपरेटर और डी क्यू का मतलब 3 बार डिफ्रेंसीशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर चूँकि 2 पावर है, 2 बार अगर इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा और 3 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हायर जो डी की पावर हमें मिलेंगी तो उससे ये 0 हो जाएगा, इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं करना। तो मैक्सिमम जो है हमें जो चाहिए है वो डी स्क्वायर तक ही चाहिए, तो इसलिए हम 2 टर्म लिख रहे हैं।
तो रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स अपान में चल रहा था ये 1 प्लस का 3i, और फोकस हमें चूँकि यहाँ पर रखना है, ये x समझ के पूरे को हम इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, तो आएगा 1 प्लस एन एक्स मतलब ये पूरा, ये कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस 2i। आप इसे शॉर्ट में कम भी लिख सकते हैं कुछ, अभी तो इस टर्म को तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर अपान 1 प्लस अगला नेक्स्ट टर्म जो है वो आप कम भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, एन एक्स हो गया। फिर उसके बाद ये वाला टर्म बनाना होगा हमें, यानी प्लस का एन माइनस का 1 अपान फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, यानी इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पूरा ना लिखें, क्योंकि जब इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और एक्स की वैल्यू ये कर्ली ब्रैकेट में जो आ रही वो है, तो इसका जब हम होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो इस ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर होगा, और इसमें आपको सामने ही नज़र आ रहा है कि डी की पावर 4 भी आएगी, तो उस टर्म को लिखना ही बेकार है, और इन दोनों का इंटू का ट्वाइस भी आएगा, तो वो डी क्यूब हो जाएगा, तो उसको भी लिखना हमारे लिए बेकार है, क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएंगे सभी। तो ऐसे और टर्म आते नहीं, क्योंकि अभी इनफाइनाइट तक जाता है हैंड्स ऑन, और फिर इसमें कर्ली ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को क्लोज़ किया है, और ये ऑपरेट होना है ऑपरेटर एक्स स्क्वायर पर। तो हमें थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेना चाहिए, और इसका होल ऑफ स्क्वायर हमें करना होगा, क्योंकि ये x और ये उसका स्क्वायर इस टर्म के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखा है। अब हम शुरुआत में जो चीज़ें लिखी हुई है कि रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स अपान 1 प्लस का 3i वो लिखते रहें, और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस का हो जाएगा, ये ऐसे लिख दीजिए जो भी लिखा है 3 प्लस 2i। कैलकुलेशन इस मेथड से थोड़ा कम भी है, दूसरे मेथड से तो बहुत ही, जिसमें x इंटू वी मान के जो फार्मूला होता है उसको हमने यूज़ किया, तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन हाई जा रहा था, कि हो सकता है कि 10-20 पेजेस में वो आता, तो इसलिए हमने उस मेथड को स्किप किया और इस मेथड को ले रहे हैं। इसमें थोड़ा डायरेक्ट करना होगा, ये माइनस के 2 हो गया, तो ये माइनस का 1 जो कि इंटू होके प्लस का 2 आ जाएगा, और फैक्टर 2 की वैल्यू भी 2 होती है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा ब्रैकेट, और ये प्लस में इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, ये ऑपरेटर चूँकि एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट होना है, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर मिलेगा, वो टर्म तो हमारे काम का है, यानी 3 प्लस 2i अपान 1 प्लस 3i का भी स्क्वायर और डी का भी स्क्वायर। लेकिन बाद के जो टर्म मिलेंगे दोनों के इंटू का ट्वाइस और इसका होल ऑफ स्क्वायर, वो हमारे काम के नहीं, क्योंकि उसमें डी क्यू होगा, d4 होगा, जो इस ऑपरेटर पे इस पर ऑपरेट होगा एक्स स्क्वायर पर, वो ज़ीरो हो जाएंगी टर्म, तो वो जीरो जो हो जाएंगी टर्म, इसलिए उसको छोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर अब हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है, बस इतनी ही रखें, और एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाए, यानी कहना चाहिए कि इस ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट कर देना चाहिए एक्स स्क्वायर पर, और फिर हम जब सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो रियल पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तब हमारा पी आई जो फिर फाइंड करना था वो आ जाएगा, 1 प्लस का 3i अपान में चल रहा है ये, तो एक्स स्क्वायर को 1 पर 1 ऑपरेट होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पर भी इस कर्ली ब्रैकेट पर आ जाएगा, ये भी एक ऑपरेटर है 3 प्लस का 2i, और अपान में है 1 प्लस का 3i डी इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा, ये डी स्क्वायर अपान में 1 प्लस का 3i, और ये एक्स स्क्वायर है, और प्लस का इस ऑपरेटर पर भी 3 प्लस का, ये कांस्टेंट है, इन पर अभी हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, पहले हमारा ये जो ऑपरेटर है डी और डी स्क्वायर इनको सॉल्व कर लें, बाकी सारे टर्म्स चूँकि 0 आ जाएंगे उनको हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ दिया है एंड कंप्लीट किया ये स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर वैल्यू चल रही है, और हम जब रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू करेंगे तब हमें अपना पीआई मिल जाएगा ठीक ठाक। फिलहाल अभी तो हमें बहुत कैलकुलेशन करना है क्योंकि रियल और इमेजरी पार्ट में भी इसको बाद में सेपरेट करना पड़ेगा, तभी हम रियल पार्ट फाइंड कर सकेंगे। फ़िलहाल अभी फोकस रखना है हमको ऑपरेटर को ऑपरेट कर लें 3 प्लस 2i। तो ये कुछ कैलकुलेशन है जो आप अपना खुद से करके देख लीजिएगा, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो जाए तो उसको आप ठीक कर लेंगे, कुछ लिखने में गलती हो सकती है क्योंकि फोकस मेरा
जो है वो मेथड पर है कि हमारा मेथड सही होना चाहिए, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कैलकुलेशन तो आप देख लीजिएगा इसका, जब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो आपको मालूम है कि एक बार करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2x करेंगे तो 2 इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर भी ऐसी है डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। बाकी तो इसको हम लिख दें, और इसका देखिए अभी ही गलती हो रही थी, होल अब स्क्वायर है, यहाँ पर होल अब स्क्वायर था, तो स्क्वायर हमें स्क्वायर करना चाहिए। तो ऐसी गलती अगर हो जाए तो बस आप यहाँ से आप सिर्फ मेथड देखिए हम किस मेथड से लगा रहे हैं, कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिए, कोशिश पूरी करेंगे कि कोई भी गलती ना हो। तो ये वैल्यू ये 2 है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, और तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स अपान 1 प्लस 3i और एक्स स्क्वायर। और देखिए हम यहाँ पर ऑपरेटर तो सब कुछ कर चुके हैं, बस अब फोकस रहेगा हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए ये इस टर्म को सबसे पहले हम सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिख दिया, रियल पार्ट में है वो, इस 2 को शुरू में लिख देंगे यानी, और एक्स को लिख देंगे बाद में। इसमें सबसे पहले तो डिनोमिनेटर से आई को हमें एलिमिनेट करना होता, ख़त्म करना होता। 3 + 2i लिख दें, और इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी 1 - 3i से 1 - 3i के ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दें। एक्स रहेगा तो वो लिख दिया, 2 शुरू में लिख दिया था। और ये यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म में भी यही काम करना है कि 1 - 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसका कैलकुलेशन तो एक जैसा साथ साथ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चाहे तो आप इसके अंदर पहले सॉल्व कर लें और फिर बाद में स्क्वायर करें, या होल अब स्क्वायर करके फिर कंजुगेट का ऊपर नीचे इंटू करें, तो जो मर्जी हो वह कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं, 2 को पहले लिख दिया, इसमें पहले हम बाद में स्क्वायर कर लेंगे, पहले हम इसको कंजुगेट का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, क्योंकि ये सेम है। तो इसी कैलकुलेशन को हम यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे, तो हमें थोड़ा सा बचत भी हो जाएगी टाइम की। तो जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्या किया है, इसको रेस्ट नीचे से आई को ख़त्म करने के लिए जो प्रोसीजर यहाँ अपना ये करेंगे, वही यहाँ पर बस स्क्वायर है तो बस इसका स्क्वायर यहाँ पर हम लगा देंगे। अभी नहीं लिखने, जगह कम बची है हमारे पास वो, तो इसको हम लिखेंगे इंटू करके। 3 का इसमें इंटू किया तो ये 3 आ गया, क्योंकि वो बाकी कैलकुलेशन यहाँ पर है। इसका इंटू यहाँ पर करेंगे, माइनस के 9i हो जाएगा। ऐसे 2i का इसमें इंटू करेंगे, प्लस का 2i हो गया। और इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो 6i स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -6i स्क्वायर का मतलब प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 लिख दें। ये तो ऊपर कैलकुलेशन हो गया। अपान में देखें, एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है। 1 का स्क्वायर होगा माइनस का 3 आई का होल अब स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू चूँकि -1 होती है, और इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस का हो जाएगा 9। तो थोड़ा सा डायरेक्ट किया, इसको सॉल्व किया डायरेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है। और चूँकि इसका होल अब स्क्वायर था, सो अब हम होल अब स्क्वायर करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस 2 को हमने शुरू में लिख दिया था। तो हमको रियल पार्ट कलेक्ट करना होगा इसका पूरी वैल्यू का, e⁻IX अपान में। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट, चूँकि ये सेम है कैलकुलेशन, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। अभी हम कर भी चुके हैं, लेकिन बाद में कर देते हैं। 1 प्लस का 3i जो हम यहाँ पर किया है वही आप यहाँ इधर कर लेना, बस इंटू थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है उसके साथ, यहाँ है ये, लेकिन हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि ये वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं यहाँ पर, ये तो इसी वैल्यू को हम उठा के यहाँ रख देंगे, और वो सॉल्व फार्म में, सॉल्व मतलब 3 और 6 ये 9 हो जाएंगे। और आई का जो डिफरेंस है, प्लस का 2i है, माइनस का 9 है, तो 7i होगा, उसको हम लिख दिया। और अपान में भी सेम है, ये 10 हो जाएगा, तो 10 यही वैल्यू ये है, और इसको सॉल्व किया तो 10 आ गया। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, बस x रह गया, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ये प्लस का 2 और ये वैल्यू सॉल्व हो गई, चूँकि सेम वैल्यू है ये सभी, तो ये बाद में 10 आ गया, और ऊपर ये हमारा 1 माइनस का 3i। तो हमें चूँकि अब
ओनली फोकस करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है उसके लिए। तो 2 में ये 10 और ऊपर ये वैल्यू सॉल्व करके हमने यहाँ लिखी हुई है। तो 9 माइनस का लेकिन 10 सॉरी बाहर नहीं लिख सकते, देखिए गलती हो जाती भी भाई जो हम कह रहे हैं शुरुआत में। तो ये सॉल्व करके आया था 9 माइनस का 7i में 10, लेकिन यहाँ पर चूँकि 10 का होल अब स्क्वायर है तो होल अब स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब होल अब स्क्वायर को ओपन करना रहेगा हमें, क्योंकि पूरा फोकस है रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना, क्योंकि हमें रियल पार्ट चाहिए इस पूरी वैल्यू का, तभी हमें पी मिलेगा। तो 3i और इसमें हम कंजुगेट का इंटू किया 1 माइनस का 3i का, और नीचे जो वैल्यू मिल गई तो आपको मालूम है 10 मिलेगी, तो इसलिए डायरेक्ट कर दिया इसको 3i। और यहाँ पर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, तो वो तो जब अभी स्क्वायर होने में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना है, तब तक इन दोनों टर्म में से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को, इन तीनों टर्म में से रियल को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट को हम इस कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स का इधर से और 2 का इधर से इंटू होगा माइनस का 18, या हम इसे 2 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स, तो यानी 5 में आ जाएगा, यानी ये 9 में 5 आ जाएगा, एक्स का इधर इंटू। ये रियल पार्ट, इमेजिनरी हम बाद में लिख देंगे, और क्योंकि हम तीनों में से हम रियल पार्ट को अलग कर रहे हैं अभी, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/5 का 1 में इंटू होगा तो मिलेगा 1/5, इतना हमको ये रियल पार्ट मिल गया इन तीनों टर्म से। और प्लस आई कॉमन ले लिया तो इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा, आई का जो कोएफिशिएंट होगा। तो सबसे पहला टर्म तब मिलेगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस का इंटू यहाँ पर होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 5 भी इसके अपान में है, यानी 7 में 5 और एक्स है मल्टीप्लाई हो रहा है। और इस टर्म में मिलेगा 5 इसके नीचे भी आएगा, क्योंकि 1/5 का पूरे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, तो माइनस का 3 में 5 आ जाएगा, ये आई का कोएफिशिएंट है। तो इन तीनों टर्म में से हमने आई के कोएफिशिएंट को भी कलेक्ट कर लिया है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इन टर्म्स को बदल दिया। अब ये टर्म थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओनली 2 से मल्टीप्लाई है, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करना है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 7 का प्लस इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो प्लस का मिलेगा 7 का स्क्वायर 49i स्क्वायर, और फिर उसके बाद दोनों का इंटू का ट्वाइस, तो 63 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इनका इंटू का ट्वाइस, तो 63 का इंटू का ट्वाइस, और ये माइनस का है क्योंकि दोनों के इंटू का ट्वाइस माइनस में आना है। तो 63 का ट्वाइस हो जाएगा, यानी 612 हो जाएगा, और दोनों के इंटू का ट्वाइस है तो आई भी साथ में आएगा, और हमारा 10 का स्क्वायर जो हो गया वो 100 भी आ गया। और इस ब्रैकेट को क्लोज़ करने की जगह नहीं, तो ये क्लोज़ कर दिया है हमने इस ब्रैकेट को। और जो स्क्वायर ब्रैकेट था जो यहाँ से शुरुआत हुई थी, तो वो यहाँ पर ख़त्म हुआ, आप मान लेंगे, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसी को हमें पीछे नोट करना है, थोड़ा सा मुश्किल है, पीछे अगले पेज पर नोट करना है इसको। तो अभी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रहा है, और ये हम रियल पार्ट में फाइंड करना है। e⁻IX जब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो हम e⁻x बाद में लिखेंगे, इसको अपान में 10 है, और फिर एक ब्रैकेट छोटा है पहले, तो इसमें 1 माइनस का 3i है, जगह हो जाएगी तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो इस ब्रैकेट में जो मिल रहा है हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट, उसको साथ में इसको ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी जो शुरुआत के जो टर्म है उन टर्म को, यानी जो हमने शुरुआत के 3 टर्म को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व किया, तो उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9/5x, और फिर उसके बाद था ये प्लस का 1/5, तो ये लिख दिया। फिर उसमें आई का कोएफिशिएंट था यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, पीछे वाले टर्म ही लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं है। 7/5x और माइनस का 3/5, बस ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में जैसे सेपरेट हो जाएगा पी मिल जाएगा, जोड़ दीजिएगा आ जाएगा। तो इसमें 2 से 100 जो है इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 100 को 1/50 आ जाएगा, तो 1/50 करके यहाँ पर लिख देंगे 1/50, और उसके बाद में ये
ब्रैकेट में जो भी वैल्यू थी वो लिख देंगे। यहाँ पर आई का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस का 49 हो जाएगा। 81 भी है, 81 में से माइनस होगा 49, और फिर उसके बाद में ये -126 आई था, और अपान में तो हमने इधर कैंसिल कर दिया, कुछ भी नहीं बचा हुआ, बस स्क्वायर ब्रैकेट जो है बड़े ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बाकी सब कुछ इधर हो चुका है। और अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन जब हो जाएगा ये, तो फिर हम रियल पार्ट को बिल्कुल कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इमेजिनरी को अलग करने की कोशिश करेंगे। रियल पार्ट ऑफ e⁻, ऐसे लिखते रहेंगे, IX अपान में 10, और यहाँ पर 1 माइनस का 3i। अभी ये थोड़ा सा सॉल्व होना बाकी है। x² -9 अपान 5, प्रोसीजर यही रहेगा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कुछ भी कर लेंगे। 7 अपान 5x -3 अपान 5, कैलकुलेशन तो बड़ा है ही ये, और प्लस का 1 अपान 50 है, और इन दोनों का डिफरेंस यानी 11 में से 9 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 32 आ गया, माइनस का 126 आई, और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर कर दिया। अब हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके देख सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ अब यहाँ पर भी हम जो कि e⁻IX यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू cos x प्लस आई साइन x लिख दें, और मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे 1 माइनस का 3i के साथ में, और फिर इससे भी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट आएगा उसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट में टोटल का सॉल्व करना होगा, निकालना होगा। तो अब रियल पार्ट यहाँ से और ले लीजिए। जब इसमें देखिए मल्टीप्लाई होगा 1/50 का इसके साथ में, तो रियल पार्ट इसके साथ में ऐड कर लें। x² 9 अपान 5x प्लस 1/5 तो पहले से था, और यहाँ पर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, ऊपर 16 बचा है, अपान में 25 बचेगा। ये तो रियल पार्ट हो गया, इसको भी आपस में जोड़ के थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब आई के भी टर्म को इसके साथ में जोड़ दें, क्योंकि पहले से मौजूद 2 टर्म है, 7 अपान 5x और माइनस का 3 अपान 5, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, वही 63 बचेगा, अपान में 25। ये आई का कोफिशिएंट आएगा, आई के चूँकि बाहर हो गया तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, और स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। अब कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर चेक कर रहा है, मतलब से सॉल्व करेगा और वो कैलकुलेट कर लेगा और मेरे आंसर से मैच कर जाए, तो वो ज़रूरी कमेंट बॉक्स में बता दे कि आंसर हमारा सही है, ताकि और बच्चों को जो कन्फ्यूज़न हमने क्रिएट किया है उससे मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि अभी तक उम्मीद हमें यही है कोई की कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई है। तो ऐसे हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इन टर्म को जो कांस्टेंट टर्म है और एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इनको एक कर दें ताकि हमें कम दिखना पड़े। ये x का टर्म है, x² का टर्म है और x का टर्म है, और इसमें हम अगर 25 को एलसीएम लेंगे तो 5 का इंटू 5, और ये 61 21 हो जाएगा, 21 अपान 25 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 21 अपान में 25। तो ये पूरी रियल वैल्यू है, प्लस आई इंटू 7 अपान 5x लिख दें, और इन दोनों टर्म को भी ऐड करके लिख देंगे, क्योंकि माइनस दोनों में है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इसलिए दोनों ही प्लस हो जाएंगे। फिर जब एलसीएम 25 लेंगे तो 5 का इंटू 15 यहाँ पर बन जाएगा, और 63 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड करके हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हो गया 8 और ये 78 हो जाएगा, और अपान में 25 जो एलसीएम लिया था वो है, थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। अब ये पूरा रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर भी हम दोनों का इंटू करके पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लें, या आप इन दोनों को पहले ले लें, किन्हीं दो को ले सकते, तो इन दो को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ अपान में तो ये 10 अलग से कर लें, 1 अपान 10 अलग से लिख लें, और जब हम इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। रियल पार्ट तब मिलता है जब हम रियल का रियल में इंटू करते हैं, यानी cos x का 1 में करेंगे, और इमेजिनरी का इमेजिनरी में करेंगे तब। तो हम रियल पार्ट चूँकि पहले लिख रहे हैं तो इसका रियल का रियल में इंटू कर दिया, और इमेजिनरी का इमेजिनरी में, लेकिन इसका जब इंटू करते हैं तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाता है, जिसकी वैल्यू -1 होती है, और इन दोनों का टर्म का इंटू कर रहे थे तो माइनस का 3 साइन x मिल रहा था, और माइनस माइनस अब ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इन दोनों के इंटू करके रियल पार्ट तो हमें ये मिल गया, और इमेजिनरी पार्ट तब मिलता है जब हम
रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट में इंटू करते हैं, और या फिर हम इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट में इंटू करते हैं। तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो प्लस का हमें मिलेगा ओनली साइन एक्स मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ये रियल पार्ट हो गया इसका, ये इमेजिनरी पार्ट, और इसमें मल्टीप्लाई होना इस बड़े से ब्रैकेट में, जिसमें अपने आप में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मौजूद हैं। यानी ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिस तरीके से पहले वाले क्वांटिटी एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी। तो इसमें भी हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। 78/25 कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे पूरी तरीके से। तो 1/10 तो अलग रखिए, रियल पार्ट ऑफ 1/10, और रियल पार्ट कैसे मतलब अब इसमें चूँकि हमें रियल पार्ट ही चाहिए और आखिरी 2 ब्रैकेट हैंगे, तो हम अब इसका रियल पार्ट ही डायरेक्ट लिख देंगे। यानी हम सेपरेट डायरेक्ट, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी आएगा दोनों, तो चूँकि हमें रियल पार्ट ही लिखना है, तो इमेजिनरी पार्ट, जैसे अभी हमने रियल पार्ट भी लिखा था इमेजिनरी, तो फिर हम इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखेंगे, हमें चूँकि रियल पार्ट ही चाहिए है। तो इसलिए हम इस ऑर्डर को मानते हुए अब की रियल पार्ट ना लिखते हुए पूरा मतलब इसको ना लिखते हुए पूरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को ओनली रियल पार्ट ही लिख लेंगे। और लिख सकते हैं हम लोग कि वो लास्ट के 2 ब्रैकेट बचे हुए हैं, तो 1/10 को तो शुरुआत में लिख दें। जैसे कि अभी हमने बोला था कि रियल पार्ट हमको तब मिलता है जब हम रियल का रियल में इंटू करते हैं और इमेजिनरी का इमेजिनरी में इंटू करते हैं। तो रियल का जब रियल इंटू करेंगे तो हमें ये मिल रहा है x² - 9/5x और प्लस 21/25, और इसमें रियल पार्ट है cos x प्लस का 3 sin x। और इमेजिनरी पार्ट तब रियल पार्ट तब और मिलेगा जब हम इमेजिनरी का इमेजिनरी में इंटू करेंगे। यहाँ पर देखिए आई जो था वो हमारा लिखा होना चाहिए, तो यहाँ छूट रहा है, तो जगह भी कम है, तो आप मान लीजिए कि हमारा ये आई लिखा हुआ है। तो ऐसी ही गलतियाँ जो है आंसर को प्रॉब्लम में खड़ी कर देती हैं। तो गलती जो हो रही है वो वही देखिए सही हो जा रही है। तो i² हो जाएगा, i × i करेंगे तो वो -1 हो जाएगा, तो वही -1 हम यहाँ पर शुरू में लिख दे रहे हैं, और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट में इंटू करके यहाँ लिख देंगे। तो पहला ब्रैकेट जो है वो ये वाला हम लिख देते हैं 7/5x और माइनस का 78/25, और इसका इंटू हो रहा है -3 cos x प्लस का sin x में। तो हमने इसको देखिए पूरा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। अब हमारी मर्ज़ी है इसमें इसको और आगे सॉल्व करें, जोड़ें घटाएं, साइन के कोएफिशिएंट को इकट्ठा करें, या x² के कोएफिशिएंट को और x कोएफिशिएंट को जिस फार्म में भी सॉल्व करें। कुल मिला के हमारा PI ये है, और हम ज़्यादा सॉल्व करने के मोड में नहीं है। हमारा लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाला था हम लोगों ने, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये है कि इसमें कैलकुलेशन के लिए इसको थोड़ा सा आप इंटू कर सकते हैं, या साइन के कोएफिशिएंट की फार्म लिख सकते हैं, या x² के कोएफिशिएंट में, वो आपकी मर्ज़ी है, या आप जैसा भी आंसर निकालना चाहते हैं। वैसे तो आप इतने ही लिख देंगे, वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो ऊपर लिखी है वो नोट कर दे रहे हैं। 1/10 हो सकता है एलसीएम को लेके 25 को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो पूरा हम ऊपर वाली वैल्यू ही नोट कर देते हैं, बाकी आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप किस कैलकुलेशन को किस हद तक आगे ले जाते हैं। वैसे हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो हमें ऑर्डर दिया गया था, यानी कि हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तो उसका सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतना ही हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर का था तो 2 यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 मौजूद है, तो इसका ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।